Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. 2020 English series is going on. This is practice set 32. Please video को like और share करें and do not forget to subscribe the channel. Let us see the first question. Which of the following is a short narrative presented so as to stress the implicit but detailed analogy between its component parts and a lesson or moral that the narrator is trying to bring home to the readers? Parable. देखिए यहाँ पे पूछा है पैराबल के बारे में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट नरेटिव प्रेजेंटेड। तो पैराबल क्या होता है? एक शॉर्ट नरेटिव प्रेजेंट होता है सो एज टू स्ट्रेस द इम्प्लिसिट बट डिटेल्ड एनालॉजी, और ये डिटेल एनालॉजी होता है। एनालॉजी मीन्स सिमिलरिटी बिटवीन इट्स कंपोनेंट पार्ट्स एंड अ लेसन और मॉरल। तो इसके जो कंपोनेंट पार्ट्स होते हैं उसके बीच और जो लेसन या मॉरल जो दिया जाता है उसके बीच में एक क्या होता है? एनालॉजी होती है दैट द नरेटर इज ट्राइंग टू ब्रिंग होम टू द रीडर्स, जिसे नरेटर क्या करना चाहता है? रीडर्स तक उसको पहुंचाना चाहता है। तो याद रखेंगे पैराबल एक शॉर्ट नरेटिव है जो एनालॉजी है इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स के और लेसन या मॉरल के, जिसे नरेटर क्या करते हैं? रीडर तक रीच करना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं। दैट इज कॉल्ड पैराबल। नेक्स्ट, an extremely popular device in the Middle Ages was a story told as a particular instance of the general text of a sermon. What is it called? Exemplum. Question is that कि मिडिल एज में एक डिवाइस था, बहुत पॉपुलर था। और क्यों था? ये एक तरह से स्टोरी होता था, पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ द जर्नल टेक्स्ट ऑफ sermon। तो जो सेरमन होते हैं, उपदेश दिए जाते थे प्रीस्ट लोगों के द्वारा, तो उसी का एक एग्जाम्पल होता है एग्जाम्पलम। और ये मिडिल एज में पॉपुलर डिवाइस के रूप में यूज किया जाता था लिटरेचर में। याद रखेंगे एग्जाम्पलम इज अ काइंड ऑफ सेरमन का एक जनरल जो सेरमन के टेक्स्ट होते हैं। तो सपोज दैट कि कोई प्रीस्ट वगैरह कोई सेरमन वगैरह कर रहे हैं और उसमें जो जनरल टेक्स्ट होता है उसका पर्टिकुलर इंस्टेंस के रूप में होता है एग्जाम्पलम, और इट इज अ वेरी पॉपुलर डिवाइस ड्यूरिंग द मिडिल एज। क्वेश्चन नंबर थर्ड, Thou still unravaged bride of quietness, thou foster child of silenced and slow time. The repetition of the I sound in the above lines is an instance of assonance. देखिए assonance is a literary device. एसोनेंस में क्या होता है? जो वोवल साउंड है उसकी रिपीटेशन होती है बिटवीन द वर्ड्स। जस्ट लाइक हेयर देख लीजिए, दाउ स्टिल, स्टिल में आई है, अनरेविस्ड में यहाँ पे आई है, ब्राइड में आई है और क्विटनेस में आई है। तो जो ये सेंटेंस है दाउ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्विटनेस, इसमें जो आई का रिपीटेशन हुआ है, इस आई के साउंड के रिपीटेशन को बोलते हैं एसोनेंस। तो याद रखेंगे। और ये जो ब्यूटीफुल लाइन है ये किड्स के ओड ऑन ग्रेस इन अर्न का है, तो ये भी थोड़ा सा देख लीजिए। तो याद रखिएगा assonance is the repetition of vowel sound between the words. Question number 4, W.H. Audens Oh Where Are You Going said reader to writer makes prominent use of consonants. W.H. Auden का वर्क है Oh Where Are You Going said reader to writer। तो इसमें प्रोमिनेंट यूज हुआ है कॉन्सोनेंट्स का, तो याद रखेंगे W.H. Auden का है Oh where are you going said reader to writer. Here is the prominent use of consonants. Next question. Alliteration is the repetition of speech sounds in a sequence of nearby words usually applied to consonants only. देखिए एलिट्रेशन में क्या होता है? ये जो स्पीच साउंड्स होते हैं उसकी रिपीटिशन होती है नियर बाई वर्ड्स में, और ये किस तरह के मतलब वर्ड्स का रिपीटिशन होता है? तो जो साउंड का रिपीटिशन होता है दैट इज कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन होता है, वोवेल साउंड का नहीं। एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन होता है, वोवेल साउंड का रिपीटिशन नहीं होता है। और जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स का हर फर्स्ट वर्ड जो होता है, मतलब जितने भी सीक्वेंस में वर्ड्स हैं, सपोज दैट कि एक सेंटेंस है उसमें कई सारे वर्ड्स हैं, तो उन वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर होता है
जो फर्स्ट साउंड होती है अगर वो कॉन्सोनेंट है तो दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल यहीं पे आप देख सकते हैं स्पीच में ऐसे, साउंड में ऐसे और सीक्वेंस में ऐसे। तो इस तरह का जो रिपीटिशन होता है एक लेटर का कई वर्ड्स में और नियर बाई वर्ड्स में होता है तो दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। और याद रखेंगे कि एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन होता है हर वर्ड के फर्स्ट लेटर में। Question number 6. Allusion in a work of literature is a brief, explicit or indirect reference to a person, a place or event, another literary work. Allusion क्या होता है? In a work of literature is a brief, explicit or indirect reference. Allusion जो होता है लिटरेचर में एक ब्रीफ, एक्सप्लिसिट और इनडायरेक्ट रेफरेंस होता है। अब किसका रेफरेंस होता है वर्क ऑफ लिटरेचर में, यानी कि लिटरेरी वर्क में किसका ये रेफरेंस प्रेजेंट करता है? तो किसी पर्सन का भी रेफरेंस प्रेजेंट कर सकता है, प्लेस और इवेंट का भी, या दूसरे लिटरेरी वर्क है उसका भी रेफरेंस देता है एल्यूजन। और ये किस तरह का होता है? ब्रीफ, एक्सप्लिसिट और इनडायरेक्ट रेफरेंस होता है। किसके लिए होता है? पर्सन, प्लेस, इवेंट, अनदर लिटरेरी वर्क के लिए। Question number 7. What is meant by portmanteau? A term introduced by Humpty Dumpty in Lewis Carroll's Through the Looking Glass. A word coined by fusing together two or more words. Here is work of Lewis Carroll. Lewis Carroll का वर्क है Through the Looking Glass. इसमें हम्प्टी डम्प्टी के द्वारा एक टर्म इंट्रोड्यूस किया गया है दैट इज कॉल्ड पोर्टमांट्यू। पोर्टमांट्यू में क्या होता है? एक वर्ड होता है जिसको क्वाइन किया जाता है दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को एक साथ फ्यूज करके। तो याद रखेंगे दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को एक साथ फ्यूज करके एक वर्ड को क्वाइन किया जाता है दैट इज कॉल्ड पोर्टमांट्यू। और we can see this where in Lewis Carroll's work Through the Looking Glass, or who used here, that is Humpty Dumpty. Question number 8. Alexander Pope's description of Atticus in his epistle to Dr. Arbuthnot, willing to wound yet afraid to strike, is an example of antithesis. Alexander Pope का वर्क है Epistle to Dr. Arbuthnot। उसमें ये स्टेटमेंट है विलिंग टू वुंड येट अफ्रेड टू स्ट्राइक। ये किस तरह का लिटरेरी डिवाइस का एग्जांपल है? तो दैट इज एंटीथेसिस। एंटीथेसिस में क्या होता है कि जो अपोजिट, जो मतलब जो इमोशंस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे विलिंग टू वुंड येट अफ्रेड टू स्ट्राइक, मतलब वुंड करने का यानी कि अटैक करने का तो इच्छा है बट डर है कि कहीं मतलब हमला भी ना हो जाए। तो इस तरह के जो सिचुएशन होते हैं दैट इज कॉल्ड एंटीथेसिस। और इसे अलेक्जेंडर पोप ने यूज किया अपने वर्क एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बुथनॉट। अलेक्जेंडर पोप कौन है? 18th सेंचुरी के इंग्लिश पोएट है, जाने माने पोएट है जिन्होंने लिखा था रेप ऑफ द लॉक। क्वेश्चन नंबर 9. The deliberate use of words and expressions that have become obsolete in common speech is called archaism. Here is question that कि the deliberate use of words and expression का जो deliberate use होता है that have become obsolete in common speech, जो common speech में obsolete हो जाता है उसे archaism कहेंगे। यानी कि common speech है, someone is speaking very simple, कोई बोल रहा है बहुत सिंपल, बट वहां पे कुछ हाई लेवल के वर्ड्स का और एक्सप्रेशन का यूज हो रहा है जानबूझकर, तो दैट इज कॉल्ड आर्केइज्म। क्वेश्चन नंबर 10. हु वाज द फर्स्ट टू एम्प्लॉय इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म द थियरी ऑफ आर्कटाइप? मॉड बॉडकिन। तो जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म के रूप में किसने सबसे पहले थियरी ऑफ आर्कटाइप को यूज किया? तो दैट इज मॉड बॉडकिन। तो थ्योरी ऑफ आर्कटाइप यूज करने वाला पर्सन है मॉड बॉडकिन। और कहाँ पे? लिटरेरी क्रिटिसिज्म में। तो थ्योरी ऑफ आर्कटाइप क्या है? लिटरेरी क्रिटिसिज्म का ही पार्ट है और इसको सबसे पहले यूज किया है मॉड बॉडकिन ने। क्वेश्चन नंबर 11. द मोस्ट कॉमन स्टेंजा फॉर्म इन पॉपुलर बैलेड्स इज अ क्वाट्रेन in alternate 4 and 3 stress iambic lines in which
only the second and fourth lines rhyme. तो यहाँ बैलेट से क्वेश्चन है, बैलेट के स्ट्रक्चर से, कि बैलेट क्या होता है, बहुत ही पॉपुलर कॉमन स्टेंजर फॉर्म है और ये क्वार्टरन के फॉर्म में होता है। इसमें पूछा जा रहा है कि अल्टरनेट 4 and 3 स्ट्रेस आयम्बिक लाइंस का यूज होता है। तो जनरली इस पॉपुलर जो बैलेट का स्टेंजर फॉर्म है, इसमें सेकेंड और फोर्थ लाइंस जो है आपस में राइम करते हैं। तो याद रखेंगे सेकेंड एंड फोर्थ लाइंस क्या होंगे, आपस में राइम करेंगे, एंड फर्स्ट एंड थर्ड। Question number 12. What is meant by a Baudelarized text? Baudelarized text का मतलब क्या है? One from which passages considered off-ending or indecent have been expurgated. तो Baudelarized text का मतलब क्या हुआ? One from which passages considered off-ending, तो जो passages है off-ending उनकी हो, या फिर indecent have been expurgated, तो expurgation हो indecent का। तो इस चीज को याद रखिएगा, या तो पैसेजेस जो होंगे ऑफ एंडिंग होंगे उनको कंसीडर किया जाएगा ऑफ एंडिंग, या फिर जो एक्सपर्गेशन होगा इंडिसेंट का, दैट इज कॉल्ड बाउडेलाइज्ड टेक्स्ट। व्हाट इट हैज बीन कॉल्ड, बाउडेलाइज्ड टेक्स्ट। तो कुछ थोड़े से ये सब अलग से टर्म्स है, तो इन सबको थोड़ा सा आपको रिकॉल करना होगा कि इन सारे टर्म्स का मतलब क्या होता है। Question number 13. A mock epic or a mock heroic epic poem imitates the elaborate form and ceremonious style of the epic genre and applies it to a commonplace subject matter, while a parody imitates the serious materials and manner of a particular work, particular author. Question is that कि जो mock epic या mock heroic epic होता है वो imitate करता है किस चीज को, जब कोई इलोबरेट फॉर्म या सेरेमोनियल स्टाइल होता है इपिक जॉनर का, ठीक है, याद रखेंगे इपिक का इलोबरेटेड फॉर्म और सेरेमोनियल स्टाइल को इमिटेट करता है मॉक इपिक या मॉक हीरोइक इपिक, ठीक है, एंड अप्लाइज इट टू अ कॉमन प्लेस सब्जेक्ट मैटर। लेकिन जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो कॉमन होता है, मतलब नॉट इज ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट। while a parody imitates, लेकिन पैरोडी में क्या होता है, पैरोडी भी इमिटेशन ही करता है, लेकिन सीरियस मटेरियल्स और मैनर का इमिटेशन करता है। तो जहाँ पे मॉक एपिक या मॉक हीरोइक एपिक का जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो लेस इम्पोर्टेंट होता है या अनइम्पोर्टेंट होता है, वही पैरोडी का जो सब्जेक्ट मैटर होता है, मैनर होता है, वो इम्पोर्टेंट होता है, सीरियस होता है। और दोनों का काम क्या है, इमिटेट ही करना है होता है इपिक को। तो इपिक जॉनर में जब इलोबरेट फॉर्म और कॉमन स्टाइल सेरेमोनियल स्टाइल को इमिटेट करे और साथ में सब्जेक्ट मैटर लेस इम्पोर्टेंट या अनइम्पोर्टेंट हो, तो दैट इज मॉक हीरोइक इपिक में होता है। और पैरोडी में क्या होता है कि जो मटेरियल्स होते हैं और मैनर होते हैं वो सीरियस होता है, हाई लेवल का होता है, और इसमें किसी पर्टिकुलर वर्क को भी इमिटेट किया जा सकता है, पर्टिकुलर ऑथर को भी इमिटेट किया जा सकता है, पैरोडी में, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14. The Hudibrastic poem is named after Hudibras 1863 of Samuel Butler. हुडिब्रास जो वर्क है सैमुअल बटलर का वर्क है 1863 का, और इन्हीं के वर्क के बाद हुडिब्रास्टिक पोएम का जो ट्रेंड है वो आया। तो याद रखेंगे हुडिब्रास्टिक पोएम जो टर्म है ये कहाँ से निकल कर आया है, तो सैमुअल बटलर का वर्क है हुडिब्रास 1863 का, वहीं से ये टर्म जो है बोरो किया गया है। Now question number 15. Which of the following is a variety of a low burlesque which, like parody, mocks or particular work of treating its lofty subject in a jocular and undignified manner, travesty? तो यहाँ पे लो क्वालिटी के जो लो वैरायटी के बर्लेस्क हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है, जिसमें पैरोडी और मॉक्स की तरह, मॉक एपिक की तरह। तो इसमें क्या होता है कि जो लॉफ्टी सब्जेक्ट होते हैं उसको
जोकुलर और अनडिग्निफाइड मैनर में प्रेजेंट किया जाता है ट्रेवेस्टी में। तो ट्रेवेस्टी क्या है? लो काइंड ऑफ बर्लेस्क है, और इसमें पैरोडी की तरह जो लॉफ्टी सब्जेक्ट होते हैं उसको जोकुलर और अनडिग्निफाइड मैनर में प्रेजेंट करते हैं ट्रेवेस्टी में। सब्जेक्ट को याद रखिएगा, जो हाई लेवल के या बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है उसे लेस इंपॉर्टेंट मैनर में प्रेजेंट किया जाता है ट्रेवेस्टी में, लाइक अ पैरोडी, और इट इज अ काइंड ऑफ लो बर्लेस्क। Question number 16. Which of the following is the name for a very common literary motif, especially in lyric poetry, emphasizing that life is short and time is fleeting and exhorting the addressee, often a reluctant version, to make the most of present pleasures? Carpe diem. Question is that कि which of the following is the name of a very common literary motif? बहुत ही common literary motif है carpe diem, स्पेशली इन लिरिक पोएट्री, और इसका यूज होता है लिरिक पोएट्री में क्या करने के लिए? एम्फसाइजिंग दैट लाइफ इज शॉर्ट, ये बताने के लिए कार्प डियम का यूज किया जाता है लिरिक पोएट्री में कि जो लाइफ है शॉर्ट है और टाइम इज फ्लेटिंग, और जो वक्त है वो हाथ से निकल रहा है। एंड एक्सहॉर्टिंग द एड्रेसी, और जो एड्रेसी होते हैं उन्हें एक्सहॉर्ट करते हैं। ऑफन ए रिलेक्टेंट वर्जिन, और एड्रेसी कौन होता है? जनरली एक वर्जिन होती है। टू मेक द मोस्ट ऑफ प्रेजेंट प्लेजर, तो याद रखेंगे कार्प डियम का यूज होता है लिरिक पोएट्री में, और ये एम्फसाइज करने के लिए कि लाइफ इज शॉर्ट और टाइम इज फ्लेटिंग, और इसमें जो एड्रेसी होती है वो जनरली वर्जिन होती है। Now question number 17. What is meant by a choral character in modern criticism? मॉडर्न क्रिटिसिज्म में कोरल कैरेक्टर से आप क्या समझ रहे हैं? इट्स अ क्वेश्चन हियर। A character within the play itself who stands apart from the action and by his comments and provides audience with a special perspective. This is choral character in modern criticism में एक ऐसा character within the play में itself who stands apart from the action, जो action से अलग खड़ा होता है, and by his comments and provides the audience with a special perspective, और वो कुछ कमेंट्स करता है जो ऑडियंस, और कुछ कमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करता है ऑडियंस को स्पेशल पर्सपेक्टिव से, यानी कि जो मेन एक्शन प्ले में चल रहा था उससे वो अलग होता है, लेकिन ऑडियंस को वो कुछ ना कुछ एंटरटेन करता है। दैट इज अ कोरल कैरेक्टर, मीन्स मेन एक्शन से ये दूर होकर भी ये क्या करता है, एंड बाय हिज कमेंट्स एंड प्रोवाइड्स द ऑडियंस विद द स्पेशल पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो अपने कमेंट्स प्रेजेंट करता है ऑडियंस के सामने स्पेशल पर्सपेक्टिव से। क्वेश्चन नंबर 18. मिमेटिक क्रिटिसिज्म यूज लिटरेरी वर्क्स एज एन इमिटेशन और रिफ्लेक्शन ऑफ द वर्ल्ड एंड ह्यूमन लाइफ। मिमेटिक क्रिटिसिज्म में क्या होता है? ये किसी भी लिटरेरी वर्क को क्या करता है? व्यू करता है एज एन इमिटेशन और रिफ्लेक्शन। तो मिमेटिक क्रिटिसिज्म में जो वर्ल्ड और ह्यूमन लाइफ होता है उसके क्या किया जाता है? उसको इमिटेट किया जाता है, रिफ्लेक्ट किया जाता है, याद रखेंगे। तो मिमेटिक क्रिटिसिज्म वाले क्या करते हैं? लिटरेरी वर्क को एक इमिटेशन या रिफ्लेक्शन के तौर पे देखते हैं। किसका इमिटेशन और रिफ्लेक्शन? द वर्ल्ड एंड ह्यूमन लाइफ का। Question number 19. The phrase dissociation of sensibility was introduced by T.S. Eliot with reference to the metaphysical poets. तो याद रखेंगे ये जो फ्रेज है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, इट इज रिलेटेड टू टी.एस. एलियट, और इन्होंने अपने एक ऐसे में इसका यूज किया था। द इंडिविजुअल एंड टैलेंट करके वो ऐसे है, और ये किसके रेफरेंस में इन्होंने यूज किया था? तो जो मेटाफिजिकल पोएट्स थे जस्ट लाइक डन और उनके कंटेम्पररी, तो उनके लिए उन्होंने यूज किया था। Now question number 20. What is closet drama? Closet drama क्या होता है? A drama though written in the dramatic form intended to be read rather than to be performed in the theater. तो एक ऐसा ड्रामा जिससे ड्रामेटिक फॉर्म में तो लिखा जाता था बट उसको थिएटर वगैरह में परफॉर्म नहीं किया जाता था, बस वो रीड करने के लिए होता है। दैट इज कॉल्ड क्लोजेट ड्रामा। मिल्टन का एक ड्रामा है दैट इज आल्सो अ क्लोजेट ड्रामा। तो याद करिए कौन सा ड्रामा है मिल्टन का। दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइल।